हमारी थर्ड पार्ट है। हम मिशकिन के चैप्टर 5 का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और हमने अपनी लास्ट वीडियो में उन फैक्टर्स को डिस्कस किया था जिनकी वजह से डिमांड फॉर बॉन्ड्स जो है वो आपकी चेंज होगी और डिमांड फॉर बॉन्ड्स कर्व जो है वो आपका शिफ्ट होगा। और हमने वो फैक्टर्स डिस्कस करे थे जो कि बॉन्ड्स की सप्लाई को चेंज करते हैं और बॉन्ड की सप्लाई का जो कर्व है उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं। नाउ अब हमारे पास के कुछ केसेस हैं, हमने इन केसेस को डिस्कस करना है कि इनका इम्पैक्ट जो है, क्योंकि अब हम कंबाइन कर रहे हैं, अब हम बॉन्ड डिमांड और बॉन्ड सप्लाई कर्व को कंबाइन कर रहे हैं। और ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में कि हमारा जो बॉन्ड डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा होता है क्योंकि प्राइस ऑफ बॉन्ड के साथ इन्वर्स रिलेशन है बॉन्ड डिमांड का, और बॉन्ड जो सप्लाई कर रहे हैं उनका प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो वो अपवर्ड स्लोप कर्व बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो आपको शिफ्टिंग दिख रही है, ये शिफ्टिंग किस तरह से हुई है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम केस देख लेते हैं। जो केस हमारे पास यहाँ पे गिवन है वो ये है कि व्हाट इफ आपकी एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन के चेंज होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे पास गिवन है। सही है। अच्छा, अब अगर आप याद हो तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात डिस्कस करी थी कि जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है इसका इम्पैक्ट बॉन्ड डिमांड पे भी पड़ता है और बॉन्ड सप्लाई पे भी पड़ता है। वो किस तरह से, कि हमने ये बात डिस्कस करी थी कि देखो इसको इस तरह से हमने सोचना है कि अगर महंगाई हो रही है तो जो बोरोअर है जो कि उधार ले रहा है, ठीक है, जो कर्ज ले रहा है, ठीक है, वो क्या रहता है, वो फायदे में रहता है इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। अगर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मैंने किसी से उधार लिया और 1 साल के अंदर मुझे वापस करना है और इस 1 साल में वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि महंगाई हो जाएगी, तो वो फायदे में रहेगा। वो किस तरह से फायदे में रहेगा कि मॉनेटरी टर्म में तो वो हो सकता है उतने ही पैसे उसको 1 साल बाद वापस करे जितना उसने उधार में लिया था। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये लिए थे, 1000 रुपये ही वापस करेगा। लेकिन जिस वक्त 1000 रुपये उसने लिए थे उस वक्त उन 1000 रुपये की परचेजिंग पावर ज्यादा थी, और जब वो वापस करेगा तो उस वक्त जो है रियल टर्म में उस 1000 रुपये से आप उतनी चीजें नहीं खरीद पाओगे क्योंकि महंगाई की वजह से हमें पता है पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से हमने पढ़ा था ये कि जो बॉन्ड डिमांड है आपकी, सॉरी बॉन्ड सप्लाई कौन कर रहा है, जो कि बोरोअर है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। बॉन्ड को कौन सप्लाई करेगा, जिसको पैसों की जरूरत है, जो पैसा लेना चाह रहा है। तो बॉन्ड सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बोरोअर का फायदा है इन्फ्लेशन की वजह से। जबकि जो उधार दे रहा है जिसको हम लेंडर कहते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे केस में डिमांडर है बॉन्ड का, जो कि बॉन्ड खरीद रहा है और उसका पैसा जा रहा है, उस वो क्या रह रहा है, नुकसान में रह रहा है क्योंकि जब वो 1 साल बाद वो पैसा वापस मिलेगा तो रियल टर्म में उस पैसे की वो वैल्यू नहीं होगी। तो बॉन्ड डिमांड आपकी क्या हो जाती है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाती है, जबकि बॉन्ड सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब आप यहाँ पे देखो इसका कंबाइन इफेक्ट दिखाया हुआ है। मैं आपको इसको सेपरेट जो है ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिनको ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको ये मजीद क्लियर हो जाए। चलिए जी, तो यहाँ पे मैंने ये इनिशियल ग्राफ ड्रॉ कर लिया है जिसमें आप ये जो 1 लिखा हुआ देख रहे हैं आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम है, जिसमें बॉन्ड डिमांड और बॉन्ड सप्लाई जो है इंटरसेक्शन यहाँ पे उनके कर्व्स की हो रही है और एक प्राइस डिटरमिन हो रही है और ऑब्वियसली कोई ना कोई क्वांटिटी डिटरमिन हो रही है बॉन्ड्स की। अब क्या हुआ कि हम फैक्टर ले रहे हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गई और उसकी वजह से हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से जो बॉन्ड को सप्लाई करने वाले हैं वो ज़्यादा सप्लाई करना शुरू कर देंगे बॉन्ड की, जबकि बॉन्ड डिमांडर्स जो हैं वो बॉन्ड की डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे क्योंकि वो लेंडर्स हैं, उनका नुकसान है। तो सिंपली आप शिफ्टिंग किस तरह से करोगे, तो आपका जो बॉन्ड सप्लाई का कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, लाइक दिस, ये आपका बॉन्ड सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, और बॉन्ड डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो बॉन्ड डिमांड का जो कर्व है वो आपका कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। ठीक है, ये तो एक जनरल बात है, आप सबको पता होगा
कि जब इंक्रीज आता है तो राइटवर्ड शिफ्टिंग आती है, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग आती है। तो हम बॉन्ड डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो ये हमने बॉन्ड डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया है, इसको हम लिखते हैं BD2, ठीक है। अब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ आ रहा है, जहाँ ये न्यू बॉन्ड सप्लाई कर्व और न्यू बॉन्ड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी इंटरसेक्शन आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये आपका सेकंड इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो क्या हो गई, कम हो गई। देखें, अगर कोई इसकी पूछे कि ये किस तरह से हुआ और ये क्यों हो रहा है, तो इसकी सिंपल सी बात है कि एक चीज की सप्लाई बढ़ गई, तो जब सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या क्रिएट हो जाता है, सरप्लस क्रिएट हो जाता है, जबकि लोग उसकी डिमांड कम कर रहे हैं। डिमांड का कम होना या सप्लाई का ज्यादा हो जाना सरप्लस क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से प्राइसेस क्या हो जाती हैं, डिक्रीज हो जाती हैं। सेम यही ग्राफ आपका स्लाइड में गिवन है, अगर आप गौर करें तो, ठीक है। तो ये ग्राफ गिवन है जिसमें बॉन्ड प्राइस ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो रही है और क्वांटिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। अब हम अपने सेकंड केस पे आ जाते हैं क्विकली, रिस्पॉन्स टू अ बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन। बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन यानी अगर इकोनॉमी रिकवर कर रही है, इकोनॉमी जो है रिकवरी फेज में है, या इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही है, पीक पे है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि लोगों की वेल्थ बढ़ रही होती है, इनकम बढ़ रही होती है। हम ये फैक्टर पढ़ चुके हैं कि जब लोगों की वेल्थ इंक्रीज होती है, जब इकोनॉमी एक्सपेंड होती है, लोगों की वेल्थ इंक्रीज होती है, तो वो बॉन्ड डिमांड क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बेसिकली वो एसिड डिमांड बढ़ा देते हैं, ठीक है, सारे एसिड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, क्योंकि बॉन्ड भी एक एसिड है तो वो बॉन्ड की डिमांड भी बढ़ा देते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन होती है, तो जो कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी देख रहे होते हैं कि यार अभी इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है, तो वो भी क्या करने लग जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करने लग जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको पैसों की, फंड्स की ज़रूरत है। और फंड्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, उसका एक तरीका ये है कि आप बॉन्ड को सप्लाई करो तो आपके पास पैसा आएगा, ठीक है, पब्लिक का पैसा आपके पास आ जाएगा, और उस पैसे को फिर आप आगे क्या कर रहे होगे, इन्वेस्ट कर रहे होगे, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन का इम्पैक्ट बॉन्ड डिमांड और बॉन्ड सप्लाई दोनों पे क्या पड़ रहा होता है, सेम पड़ रहा होता है, कि दोनों इंक्रीज हो रही होती है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करो तो इन्होंने बॉन्ड सप्लाई कर्व को ज्यादा शिफ्ट किया है, ज्यादा मैग्नीट्यूड से शिफ्ट करा है, जबकि बॉन्ड डिमांड कर्व को इन्होंने लेस अमाउंट से जो है वो राइट पर शिफ्ट करा है। इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन गिवन नहीं है बुक के एक्सप्लेनेशन में। ये डिपेंड करता है कि बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन की वजह से बॉन्ड डिमांड पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है या बॉन्ड सप्लाई पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ये इकोनॉमी टू इकोनॉमी वेरी कर सकता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको सेम, अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है, आपके पास ये केस दिया जाता है कि बिजनेस साइकिल एक्सपेंशन की वजह से बॉन्ड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्राइस ऑफ बॉन्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आप जो है वो सेम मैग्नीट्यूड से भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर तो वहाँ पे क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि बॉन्ड सप्लाई जो है वो ज़्यादा एक्सटेंट से चेंज करनी है आपने देन बॉन्ड डिमांड, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ गिवन नहीं है तो आप उसको सेम मैग्नीट्यूड से शिफ्ट करें, ठीक है। तो हम सेम मैग्नीट्यूड से शिफ्ट करेंगे इसको। तो देखिए इसका ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। सिंपल हमने क्या करना है, बॉन्ड डिमांड भी बढ़ रही है हमारी और बॉन्ड सप्लाई भी बढ़ रही है, तो हमने दोनों कर्व्स को कहाँ शिफ्ट करना है, राइट पर शिफ्ट करना है, और फिर हमें देखना है कि जो हमारा फाइनल इक्विलिब्रियम है उस पर क्या चेंज आ रहा है। तो देखो मैंने तकरीबन सेम मैग्नीट्यूड से जो है वो शिफ्टिंग करी है। मैंने कोई आ, ऐसा नहीं किया कि एक कर्व को ज़्यादा शिफ्ट करा है, एक को कम कम शिफ्ट करा है, सेम शिफ्टिंग करी है। और अगर हम सेम मैग्नीट्यूड से शिफ्ट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं आ रहा। और अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा ये न्यू कर्व्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर प्राइस ऑफ बॉन्ड पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, इट मीन्स हमारा इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज रहेगा। बट जो आपकी स्लाइड्स में जो आपका ग्राफ गिवन है उसमें अगर हम देखें तो इसमें प्राइस ऑफ बॉन्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड सप्लाई कर्व को ज्यादा शिफ्ट करा है देन बॉन्ड डिमांड कर्व। अगर आप ऐसे शिफ्ट करेंगे तो आपकी भी प्राइस ऑफ बॉन्ड आपको कम होती हुई दिखेगी। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इस केस की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्राइस ऑफ बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट पे,
और आपको दिख रहा है कि प्राइस ऑफ बॉन्ड डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा होगा आपका, इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि हम ये बात ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइस ऑफ बॉन्ड और इंटरेस्ट रेट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब ये केसेस इस वजह से मैंने आपसे डिस्कस करे क्योंकि इसमें डबल शिफ्टिंग थी, दोनों कर्व शिफ्ट हो रहे थे। अगर आपके पास सिंपल केसेस आ जाते हैं लाइक गवर्नमेंट का जो बजट है वो डेफिसिट में जा रहा है, आप बताएं उसका बॉन्ड मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में जा रहा है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड सप्लाई पे पड़ेगा, क्योंकि हमने ये फैक्टर सिर्फ बॉन्ड सप्लाई के अंदर पढ़ा था कि अगर गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में जा रहा है यानी उसके खर्चे ज़्यादा हैं, उसकी इनकम कम है, तो वो बॉन्ड सप्लाई क्या कर देगी, बढ़ा देगी। ठीक है, तो उसका सिंपल ग्राफ आप बना दोगे कि आपने इनिशियल इक्विलिब्रियम दिखाया और फिर बॉन्ड सप्लाई कर को राइट पर शिफ्ट कर दिया और आपने बता दिया कि भाई इसकी वजह से प्राइस ऑफ बॉन्ड आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। तो सिंगल शिफ्टिंग आई थिंक इजी है। उसके लिए सिर्फ आपको जो फैक्टर्स थे जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करे थे, वो फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सा फैक्टर जो है वो बॉन्ड डिमांड को इम्पैक्ट करेगा, कौन सा फैक्टर बॉन्ड सप्लाई को इम्पैक्ट करेगा। यहाँ पे जो हमने दो केसेस डिस्कस करेंगे, बॉन्ड डिमांड और बॉन्ड सप्लाई दोनों को इम्पैक्ट कर रहे हैं, इसलिए दोनों का शिफ्ट हो रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। हमने इस पूरे चैप्टर की एक तरह से समरी जो है वो समझ ली है। मजीद अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर